हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की पहली यूनिट का सेकेंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। तो मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, अरस्तु महोदय को कहा जाता है। और वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है। द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? द्विनाम पद्धति केरोलस लिनियस ने प्रतिपादित की थी। और आधुनिक वर्गीकरण के पितामह किसे कहा जाता है? केरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने उसके बाद में बात की थी पांच जगत वर्गीकरण की। तो पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? 1969 में आर एच व्हीटेकर महोदय ने पांच जगत पद्धति को प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये पांच जगत में जीवों और जंतुओं का वर्गीकरण किया था। ठीक है। उसमें से हमने मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कुछ टर्म्स, उनके अनुसार हम देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पिछली कक्षाओं का। ठीक है। मोनेरा की कोशिका की संरचना क्या होती थी? ये एक कोशीय होते थे, एक कोशीय। ठीक है। प्रोटिस्टा भी क्या होते थे? एक कोशीय होते थे, एक कोशीय। और जो कवक है बहुकोशिक है या बहुकोशिक। फिर हम बात करें अगले लक्षण की, केंद्रक। तो इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता था। प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि अपूर्ण केंद्रक। ठीक है। प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। कवक में भी यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित केंद्रक या सुकेंद्रीय भी बोला जाता है इनको। ठीक है। फिर कोशिकांग, इसमें राइबोसोम बस पाया जाता है, डीएनए के राइबोसोम पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। और इनमें प्रोटिस्टा में सभी पाए जाते हैं, प्लस लवक भी पाया जाता है प्रोटिस्टा में, क्योंकि कुछ जो जीव हैं इसके प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर बात करें हम कवक की, तो ये क्या होते हैं? में भी सभी उपस्थित होते हैं। कोशिकांग से मतलब है कि जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित ऑर्गन, ठीक है, उन्हें कोशिकांग बोला जाता है। जैसे राइबोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोम, ऐसे अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीवित पार्टिकल्स पाए जाते हैं कोशिका द्रव में या जीव द्रव में, उन्हें कोशिकांग बोला जाता है। फिर बात करें हम पोषण, तो मोनेरा के जो थे, मोनेरा जगत के जो जीव थे वो स्वपोषी थे कुछ, और कुछ परपोषी थे। यहाँ पर भी स्वपोषी थे कुछ और कुछ परपोषी थे प्रोटिस्टा जगत में। लेकिन यहाँ कवक में परपोषी होंगे टोटल, या फिर मृतोपजीवी होंगे। फिर गमन इनमें मोनेरा में क्या के द्वारा होता था? कशाभ के द्वारा। कशाभिकाएं पाई जाती थी। ठीक है। इनमें भी कशाभिकाएं पाई जाती थी या पक्षमाप। और इनमें गमन नहीं होता। फिर प्रजनन इसमें मोनेरा में अलैंगिक या लैंगिक विखंडन के द्वारा होता था। यहाँ पर अलैंगिक, प्रोटिस्टा में अलैंगिक प्रजनन होगा या फिर लैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक प्रजनन में बताया था मैंने, जाइगोट का निर्माण करते हैं दो सेल मिल करके। ठीक है। और यहाँ पर अलैंगिक होगा और लैंगिक दोनों प्रकार का होगा, या लैंगिक। फिर बात करें हम वास स्थान की, तो मोनेरा जगत के जो हैं मिट्टी में पाए जाते थे।
ठीक है, जल में पाए जाते थे। प्रोटिस्टा जगत के भी मिट्टी या जलीय जीव। प्रोटिस्टा जगत के जो हैं जीव वो जलीय जीव हैं। ठीक है, ज़्यादातर अधिकतर जलीय जीव हैं। और कवक जो है नम स्थानों पर पाए जाते हैं। नमी वाले स्थान या फिर सड़े गले भोजन में। ठीक है, उदाहरण में देखा था हमने मोनेरा जगत के, क्या उदाहरण देखा था? सभी बैक्टीरियाज को इसमें रखा गया था। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। मैंने माइकोप्लाज्मा जो है वो इस संसार की सबसे छोटी जीवित सेल है। फिर प्रोटिस्टा के उदाहरण की बात करें हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटोजोआ हो गए। ठीक है, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये हो गए। ठीक है, और डाइनोफ्लेजिलेट और क्राइसोफ्लेजिलेट डाइएटम्स जो होते हैं ना, समुद्र के ऊपर तैरते हैं, उसका उदाहरण दिया था। और कवक के उदाहरण क्या क्या हो गए? जैसे आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा, मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलिन, ये इसके जो हैं पेनिसिलिन या पेनिसिलियम जो है कवक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम कवक जगत को डिस्क्राइब करते हैं इन्हीं लक्षणों के आधार पर। ठीक है, ये आप अभी हमने रिवीजन किया है पिछली कक्षाओं का और तुलनात्मक अध्ययन किया है, ताकि आपको अंतर याद रहे कि मोनेरा जगत के जंतुओं की क्या पहचान थी या क्या लक्षण थे। फिर हमने तुलनात्मक अभी अध्ययन किया। ठीक है, रिवीजन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कवक जगत की। कवक जगत, तो कवक जगत के लक्षण क्या है? कोशिकी संरचना इनकी कैसी होती है? बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक किस प्रकार का पाया जाएगा? यूकेरियोटिक प्रकार का। यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक का मतलब होता है पूर्ण विकसित केंद्रक। पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है इनमें। इन्हें ही सुकेंद्रीय भी बोला जाता है। कोशिकांग, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं इनमें। ठीक है, सभी में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, राइबोसोम हो गए, डीएनए हो गया आदि। ठीक है, पोषण इनमें क्या होगा? परजीवी होंगे या फिर मृतोपजीवी होंगे, क्योंकि अपघटक का भी काम करते हैं ये मृतोपजीवी। ठीक है, फिर गमन इनमें नहीं होता। फिर प्रजनन, अलैंगिक प्रकार का प्रजनन होगा। तो इनके जो कायिक विखंडन होंगे, या फिर मुकुलन के द्वारा होगा। और लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है इनमें। ठीक है, वास स्थान इनका क्या हो गया? नम स्थान, सड़े गले भोजन आदि स्थानों पर। ठीक है, अब अच्छा से समझते हैं हम कि जो कवक जगत है या फंगस जगत है उसको एक विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, जंतु जगत के वर्गीकरण में इनके जो आकारिकी और वास स्थान होता है फंगस का, उसमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो रोटी है या सड़े हुए फल होते हैं उनके ऊपर में छोटे छोटे रेशेदार छोटी छोटी आकृतियाँ उभर के आ जाती है कई दिनों के बाद। यदि उनको नाम स्थान पर छोड़ दें तो उन्हें ही फंगस बोला जाता है। ठीक, फंगस बोला जाता है। कुछ फंगस जो होते हैं वो पौधों में और जंतुओं में रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं।
जैसे हम बात करें कि सरसों के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे या दाग हो जाते हैं, वो फंगस के कारण ही होते हैं। या गेहूं में मान लीजिए टिक्का रोग होता है, ठीक है, वो पक्सिनिया नाम के फंजाई के कारण उत्पन्न होता है। कुछ जो फंगस होते हैं उनका उपयोग व्यापारिक स्तर पर औद्योगिक कंपनियों में किया जाता है। जैसे हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट जो होता है वो बियर या फिर ब्रेड बनाने के काम में आता है, ठीक है। और पेनिसिलिन की बात करें तो ये जैविक रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैव रासायनिक तत्व के रूप में, और इसके द्वारा लुईस पास्चर ने चेचक का टीका बनाया था पेनिसिलियम नाम के फंगस से, ठीक है। और कुछ जो ऐसे होते हैं मोरिल और ट्रफल नाम के ऐसे फंगस हैं जिनको खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ फंगस और भी हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फंगस को क्लासिफाई किया गया। अभी बात करते हैं हम कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में। हमने इनके जो लक्षण हैं उसके आधार पर हमने बात करी कि ये बहुकोशिक होते हैं, ठीक है। केंद्रक इनमें यूकेरियोटिक प्रकार का पाया जाता है, अर्थात पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। फिर बात करें कोशिकांग, तो इनमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं जो जीवद्रव में उपस्थित होते हैं। और पोषण इनका परजीवी होता है। परजीवी में भी ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परजीवी में ये परपोषी होते हैं या फिर सहजीवी हो जाते हैं। अर्थात परपोषी मतलब किसी दूसरे जो जीव है या जंतु को ये खा करके अपना भोजन मतलब पूरा उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर सहजीवी, जैसे लाइकेन और शैवाल के बीच में जो कवक मूल बना करके ये सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। और मृतोपजीवी अर्थात जैसे कुछ सड़े गले चीज़ों पर यदि ये उत्पन्न होते हैं तो उसको कंपोज कर देते हैं, अपघट कर देते हैं उसको, ठीक है, अपघटन कर देते हैं उसका। तो ये बायोडिग्रेडेबल का भी काम करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं जो ये कवक होते हैं। फिर बात करें हम कि इनमें गमन नहीं पाया जाता, ये स्थिर होते हैं पौधों की तरह। फिर प्रजनन इनमें लैंगिक अलैंगिक प्रकार का होगा। तो अलैंगिक में इनमें जो कायिक विखंडन होगा, ठीक है, ये एक से टूट करके दो बन जाएंगे। या मुकुलन, मुकुलन में ऐसा होता है कि यदि उनके कहीं से स्थान से टूट गए तो वहीं से उनका फिर से दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं हम वासस्थान। तो अभी बताया मैंने जैसे नम स्थान हो गए, जैसे यदि पेड़ के ऊपर जो आपने देखा हो कि बरसात के टाइम में जो उसकी डालियाँ रहती है ना, जहाँ पे उसके तने में जो छिलका टाइप का निकला रहता है, यदि वहाँ पे कई दिन तक पानी भरा हुआ रह जाए या नमी के कारण वहाँ पर ऐसे पीले कलर के या हरे सफ़ेद भूरे किसी भी प्रकार के कवक या फंगस उगाते हैं। वैसे यदि हम रोटी या सड़े हुए फलों को रख दें बहुत दिन तक नम वाले स्थान पर तो वहाँ पे भूरे भूरे या पीले कलर के फंगस उगाते हैं। तो बच्चों अभी आप ये बताइए मुझे कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। चलिए बताएं, हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, बताइए। चलिए, हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में इन्हीं फंगस और बैक्टीरिया से बचाने के लिए रखते हैं, ठीक है। फ्रिज का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है कि उतने टेम्परेचर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ये हो गए ना बैक्टीरिया और कवक, इनको इनकी जो वृद्धि है या इनका ग्रोथ है या इनमें जो प्रजनन होता है उसको रोक देता है, उनके डेवलपमेंट को रोक देता है, जिससे हमारा फूड जो है वो बहुत दिन तक सुरक्षित या संरक्षित रह जाता है और हम उसको खाने के योग्य रख पाते हैं, ठीक है। तो ये था इसके लक्षण कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो इसके उदाहरण के रूप में बताइए, आपने मशरूम देखा होगा, कुकुरमुत्ता देखा होगा, ये सब इसके उदाहरण हैं। ईस्ट, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम इनके उदाहरण हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज नाम आप इंग्लिश की टर्म से ही याद रखिए। फाइकोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। फिर हो गया बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। और लास्ट वन हो गया ड्यूटीरियोमाइसिटीज।
ड्यूटीरियो माइसिटीज। चलिए, क्या होते हैं ये? फाइको। जिस भी शब्द में फाइको लग गया विज्ञान के शब्दों में, जीव विज्ञान के, तो ये समझना कि वो कवक से संबंधित है। और जैसे साइटो लग गया तो सेल से संबंधित है, माइको लग गया तो शैवाल से संबंधित है। ठीक है, माइको का मतलब शैवाल होता है, फाइको का मतलब कवक होता है, साइटो का मतलब सेल से संबंधित होता है। अभी हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे हम? फाइकोमाइसिटीज। इसके अंतर्गत म्यूकर और राइजोपस इसको रखा गया है। ठीक है, राइजोपस वही रोटी का जो होता है कवक, रोटी का कवक, रोटी के ऊपर जो कवक उगता है ना, उसे ही राइजोपस बोला जाता है। स्कोमाइसिटीज के अंतर्गत क्या रखा गया? स्कोमाइसिटीज के अंतर्गत ईस्ट और पेनिसिलियम। ईस्ट जो होता है ब्रेड और बियर बनाने के काम में आता है, और पेनिसिलियम से टीका बनाया गया है। ठीक है, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, इसके अंतर्गत आते हैं मशरूम, जो कि हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, मशरूम और ब्रेक्ट फंजाई। फिर ड्यूटीरियोमाइसिटीज, इनको अपूर्ण कवक कहा जाता है, और इसका उदाहरण है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा। जो ड्यूटीरियोमाइसिटीज श्रेणी के जो कवक थे, उनके जो गुण है, या तो अलैंगिक प्रकार के ही गुण प्रदर्शित हुए थे उनमें, या किसी में लैंगिक प्रकार के। तो इनको एक स्पष्ट श्रेणी में डिवाइड कर पाना बड़ा मुश्किल था, तो इनको एक अलग श्रेणी ड्यूटीरियोमाइसिटीज में रख दिया गया, जिसमें ये अपूर्ण कवक के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट हो गया, तो उनको आगे की इन वर्गों में रख दिया गया। ठीक है, तो जो ट्राइकोडर्मा है वो इसी श्रेणी का आता है, ये अपूर्ण प्रकार का कवक माना जाता है। तो बच्चों, आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और जहाँ पर भी आपको डाउट्स आते हैं तो कृपया कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपको जहाँ जो भी क्वेश्चन पूछना है, अभी तक के जो टॉपिक हो गए हमारे वहाँ से, तो आप कमेंट में किसी भी क्लास में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको पादप जगत या प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदाई। जय हिंद।